विधायक धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। अच्छा देखिए धर्मलाल जी, आज का दिन भी बहुत खास है। आप जब हमारे बीच मौजूद हैं और जब हम आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, चुनाव जीतने से पहले शुरुआत जब घोषणा पत्र से हुई तो आपने जिक्र किया तरक्की की राह पर जाएगा प्रदेश। क्या कुछ विजन उसके लिए? और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, वरिष्ठ नेता हैं आप, क्या कुछ विजन है मौजूदा स्थिति को देखते हुए, लोकसभा चुनावों को देखते हुए, प्रदेश के विकास को देखते हुए? देखिए, इस चुनाव के पूर्व कांग्रेस की सरकार थी और उसके पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में सरकार चली। उस 15 साल में हम लोगों ने जो शिक्षा है, सिंचाई है, सड़क है, स्वास्थ्य है, ये सभी प्राथमिकताओं के साथ में हम लोगों ने काम किया था जी। और प्रदेश में यदि हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनने के बाद यदि कोई विकास हुआ है और जो विकास दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल की है। आज जिस प्रकार से हम लोग घोषणा पत्र जारी किए और उस घोषणा पत्र को लोगों ने स्वीकार किया, छत्तीसगढ़ के जनता को मैं इंडिया टीवी के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि भरोसा उन्होंने किया और भरोसा करके बहुमत के साथ में पार्टी को विजय श्री दिलाई है। विजय श्री दिलाने के बाद में हम लोग का जो सबसे पहला जो घोषणा कि हम 2 साल का बोनस किसी कारण नहीं दे पाए थे और कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बीजेपी नहीं दे पाई है तो हम देंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस भी नहीं दे पाई। और हमारी सरकार आने के बाद में जो 2 साल का बोनस किसानों का रुका हुआ था, जो सर्वप्रथम काम किए कि हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट की बैठक होगी, हाँ। हम डिसीजन लेंगे, हाँ। और 25 दिसंबर जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, लगभग 3,800 करोड़ रुपए किसानों के खाता में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई है। हाँ। और हमने अपना पहला जो वादा है उसको त्वरित, सरकार बनने के त्वरित उसको निभाने का काम हम लोगों ने किया है। अच्छा सर, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो कर्ज माफी की, आप बोनस दे रहे हैं। कांग्रेस कर्ज माफी को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन बोनस को छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकार किया और इसलिए जो किसान हमारे बोनस को स्वीकार किए हैं, हमारी प्राथमिकता थी कि उन किसानों के जो 2 साल के बोनस है उसको देना चाहिए और हम लोगों ने बिना देरी किए गवाए तत्काल उनको बोनस की राशि प्रदान की। अच्छा सर, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप जिन 15 सालों का जिक्र करते हैं, बड़े ही सीनियर नेता, आप जैसे नेता 15 साल में जनता को देखने को मिले। अब जो है बड़े युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है और ऐसे चेहरे जिनके शायद नाम हर किसी की जुबान पर अभी आ भी नहीं पाए हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं मौजूदा प्रदेश की राजनीति में? साथ ही लोकसभा चुनावों के लिए भी ये कहा जा रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए या बाकी राज्यों की बात की जाए तो युवा चेहरों पर दाव बीजेपी खेलने वाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समय के साथ में आपको चलना पड़ेगा। पूरे वैश्विक स्तर में बात करेंगे तो सबसे यदि कोई युवा देश की पहचान होती है तो उसमें भारत की होती है और विश्व में सबसे कोई बड़ी पार्टी है लोकतांत्रिक देशों में, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज लगातार आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि कभी हमारे 2 सीटें थी 84 में और आज हमारे 303 सीटें हैं। इस बार हम लोग अब की बार 400 के पार, इसके साथ में हम आगे चल रहे हैं। जब तक आप समय के अनुसार से समावेश नहीं करेंगे पुराने चेहरे और नए चेहरे का, तो आपकी पार्टी बूढ़ी हो जाएगी और पार्टी आपके बूढ़ी हो जाएगी तो जनता आपको छोड़ देंगे। इस विधानसभा में जो जीत करके आए हैं और मंत्री बने हैं, मैं आपको बता दूं उसमें 25 साल 26 साल के लोग जीत करके आए हैं, 31 साल के उम्र के मंत्री बन गई है
और ऐसे बहुत सारे चेहरे जो टिकट दिए थे हम लोग, वो लगभग जीत करके आए हैं। और मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करूं तो 90 के स्ट्रेंथ में 50 हमारे नए विधायक जीत करके आए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की कल्पना क्या है, उम्मीदें क्या है, और उनके उम्मीद पूरी करने के लिए दोनों का समावेश जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ये सामंजस्य बैठाने में सफल रही है। हाँ। और इसके कारण पूरे देश भर में मजबूती के साथ में भाजपा आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, देखिए राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, मैंने आपके काफी बयान सुने, आस्था जो ट्रेन है उसको भी आपने हरी झंडी दिखाई, अपने क्षेत्र के लोगों को ये सौगात दी। उसमें अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। अगर कांग्रेस दिल्ली की बात की जाए तो अलग तरीके का बयान सामने आता है, लेकिन देखिए जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो इस दिन को बड़े धूमधाम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मनाया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ देखिए सचिन पायलट को अब प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश प्रभारी के तौर पर, उनको आप लेकर क्या कहेंगे? और आपके लिए क्या विजन है 11 सीटों का लोकसभा चुनावों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो राम मंदिर की मैं बात करूं कि राम हमारे भांजे हैं, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है, माता कौशल्या की भूमि है। स्वाभाविक रूप से पूरे देश में और सनातन धर्म को मानने वाले विदेशों में जहां रहते हैं सभी लोग खुशियां मनाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशियां हम लोग मनाए हैं क्योंकि हमारे भांजे राम 500 साल तक वो बाहर रहे हैं और टेंट में रहे हैं। अब टेंट से अपने महल में प्रवेश किए हैं, मंदिर में प्रवेश किए हैं। करोड़ों करोड़ों आस्था के केंद्र भगवान श्री राम हैं। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़, हम कांग्रेस की बात, बीजेपी की बात, अन्य पार्टी की बात, अन्य लोगों की बात करें, समूचा छत्तीसगढ़ ने भगवान राम को पूजते हैं और इसलिए सब लोग मिलकर के मनाए हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में शायद ये सद्बुद्धि जगी होगी, लेकिन उनके केंद्रीय नेताओं में सद्बुद्धि नहीं जगी। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि वो लोग अभागे हैं कि जिनको आमंत्रण मिला कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो और जाने से इनकार किया, तो शायद भगवान राम की प्रेरणा ही नहीं बनी। तो ऐसे अभागों लोगों के लिए मुझे कुछ बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है सर कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन आपने इस पूरे मुद्दे को का राजनीतिकरण किया और यही वजह है कि वो शामिल नहीं हुए। प्राण प्रतिष्ठा में सबको शामिल होना चाहिए, इसमें कौन सा नए मुद्दे आ गए? पंडित जी लोग उसमें पूजा किए हैं और विधि विधान से पूजा किए। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, स्वाभाविक है उनको जाना, शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया था। और इसलिए दूरी बनाना मैं समझता हूं कि या तो कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पाए, और यदि समझ पाए हैं तो मैंने कहा कि वो लोग अभागे लोग हैं। जहां तक सचिन पायलट की बात है, तो सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाना कितना औचित्य है, जिस व्यक्ति का अपने प्रदेश में कोई औचित्य नहीं है और उनकी क्या स्थिति राजस्थान में रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ आने के बाद में कांग्रेस के लोग खुश हो सकते हैं क्योंकि उनके जब प्रभारी जो पहले आई थी, मैंने उसी दिन मेरे से प्रतिक्रिया लिया तो मैंने कहा था कि उनको आने में लेट हो गई है, अब उनके लिए छत्तीसगढ़ में कुछ करने को बचा नहीं है और सरकार इनकी जानी तय है, जो बचा नहीं सकते। अब सचिन पायलट जी आए हैं लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में रहेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद में खाली हाथ छत्तीसगढ़ से वापस राजस्थान फिर लौट जाएंगे। उनकी अहमियत हम लोगों ने देख ली है, छत्तीसगढ़ में दाल गलने वाला नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जब 11 सीट की बात करते हैं, हम लगातार 10 सीट जीते। पिछले बार बम विस्फोट में हमारा विधायक मारा गया और उसके कारण में लास्ट 2 दिन का समय हमारे इधर उधर हुए, हम 1 सीट जीतने वाले सीट हार गए, 10 सीट ही जीतते। लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियां निर्मित है, हम 11 के 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। और उसका वजह है, एक तो जनता में विश्वास, दूसरा मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के ऊपर खुद का उन जनता में विश्वास। जो परिवर्तन जो आए हैं 9 साल में, अब तो 10 साल की बात करेंगे,
तो आम लोगों के जो जीवन में परिवर्तन आए, हम्म। अमीरी और गरीबी की जो रेखाएं हैं, उस रेखा को पाटने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बड़े घर में जो सुविधा मिलनी चाहिए मिनिमम, वो सुविधा गरीब के घर में कैसे पहुंचे, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 साल का अथक प्रयास। और आज हम कह सकते हैं कि हर परिवार में जाकर के देखेंगे तो खुशियां हैं। हाँ। चावल मिल रही उनको, उज्ज्वला गैस उनके घर में है, पक्के का मकान बन रहा है, उनके इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए का कार्ड आयुष्मान उनके पास में है। तो एक जो बड़े आदमी के घर में जो सुविधाएं चाहिए, वो हमारे गरीब के घर में सुविधा पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए, अच्छी बात है सर, अगर गरीब तक योजनाएं पहुंच रही हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए सर, अब हम धर्मांतरण की बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया है वो धर्मांतरण का है। कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर आप आंकड़े देख लें रमन सिंह की सरकार में और भूपेश बघेल की सरकार में, तो आप पाएंगे कि धर्मांतरण के केसेस जहां किस तरह से सबसे ज्यादा किस सरकार में हुए, किस तरह से जो मिशनरीज का निर्माण हुआ, जो चर्च बने, किसकी सरकार में ज्यादा बने। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा और हेल्थ के नाम पर जो है धर्मांतरण का खेल जो है वो मिशनरीज जो है वो खेल रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जिस प्रकार से हम बात करेंगे वनवासी क्षेत्र का या हम बात करेंगे दूरांचल का, हम लोगों ने नहीं कहा। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे आईपीएस अधिकारी लिख करके दे रहे हैं, आईएएस अधिकारी लिख करके दे रहे हैं उनके, कि तेजी के साथ यह धर्मांतरण हो रहा है। जब वो अधिकारी लिख करके दे रहे हैं तो जवाबदारी से वो अधिकारी लिख करके दिए हैं और इनके द्वारा प्रोत्साहित करने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया है। मामले भी बने हैं, जब हमारे लोग घेराबंदी किए तो मामले भी बने हैं, प्रकरण भी बने हैं। नारायणपुर की घटना आपके सामने में है, जिस प्रकार से नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर के जबरदस्ती की गई, आम लोगों की सुनवाई नहीं हुई और आम लोग मार खाए। मार खाने के बाद में थाने में रिपोर्ट किए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। ये जो सारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूं कि ये जो चोरी छिपे अभी भी धर्मांतरित कराने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बनने के बाद में पकड़े गए हैं, एफआईआर किए हैं। हम प्रोत्साहन नहीं देते, प्रोत्साहन देने वाले कांग्रेस के लोग हैं और वो उनको वोट बैंक समझते हैं कि हम धर्मांतरण करा के उनसे वोट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं वोट बैंक के कारण में किसी का धर्मांतरण हो, ये उचित नहीं है। इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको पनाह देने का काम किया। लेकिन सर, अब तो आपकी सरकार है, क्यों फिर ये धर्मांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं? इस पर क्या रणनीति आप बना रहे हैं? धर्मांतरण के देखिए, जो चल रहा था धर्मांतरण के मामले निश्चित रूप से रुके हैं, लेकिन जो उनकी आदत में शुमार है, पूरे प्रदेश में तत्काल कंट्रोल में नहीं आएंगे, नियंत्रण में नहीं आएंगे। लेकिन जब उनके ऊपर में अब कार्रवाई शुरू किए हैं तो निश्चित रूप से उसमें दबाव भी बनेगा और मामले भी कम आएंगे। क्योंकि आप हाईकमान से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपकी काफी सुनी भी जाती है। इंडिया गठबंधन पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि अभी हालिया जो बिहार की राजनीति में घटनाक्रम बदला है और ये पहले कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि भाई अब हम नीतीश कुमार को नहीं स्वीकारेंगे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे बीजेपी में, लेकिन ऐसे यू टर्न लिया है नीतीश कुमार ने, उस पर आप क्या कहेंगे? और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया इजली। देखिए, राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होते, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होते। और इसलिए हम लोगों ने स्वीकार किया। जब वो जिस गठबंधन में थे, सरकार चलाने में दिक्कत आई, जो निर्णय में दिक्कत आई और उसके कारण हम लोगों ने उनको स्वीकार किया, स्वागत किया। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, उसका प्रस्ताव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे कि इंडिया गठबंधन बनानी है, अलायंस करनी है। और अलायंस करने के बाद में उनकी कई बैठकें भी हुई है। हाँ। लेकिन बैठक में देखे हैं कि बैठक में लोग आने से कतराने लगे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हावी हो गई। हाँ। वो इंडिया गठबंधन के नाम से सरकार बनाना चाहती है अपनी।
बाकी को जो तवज्जो देना चाहिए तवज्जो मिले नहीं। तो ममता बनर्जी ने ये घोषणा की कि लोकसभा सीट हम पश्चिम बंगाल में पूरे सीटों में लड़ेंगे, और एक प्रकार से कांग्रेस को उन्होंने ठुकरा दिया, इंडिया गठबंधन को ठुकरा दिया। उसके बाद में पंजाब का मामला लेकिन आपने उन्होंने देखा, कहा कि भाई हम इंडिया गठबंधन से उसके अलग बाद नहीं में हो रहे हैं। पंजाब का मामला आपने देखा। उन्होंने ठुकराने का मतलब यह है जब आप सीट नहीं देख रहे हैं तो सीट नहीं देने के बाद में आपको जिताने जाएंगे क्या? अब कांग्रेस की व्यवस्था होगी तो मुझे नहीं मालूम, जिस प्रकार से विधानसभा में कांग्रेस की व्यवस्था रही है। अब पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने घोषणा कर दिया कि पंजाब में हम अपने दम पर लड़ेंगे, हम इनको टिकट बंटवारा नहीं देंगे। अब इसके बाद में बिहार की बारी आ गई। हाँ। तो इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर के फेल हो गई। और इंडिया गठबंधन जो बनाने का मकसद था, लोगों ने देखा कि इंडिया गठबंधन हम बना रहे हैं और कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन के नाम से हम सरकार में आ जाए और सरकार चलाएं। तो भली बात समझने के बाद में लोगों ने जो निर्णय लिया है, एक प्रकार से इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो उसका औचित्य खत्म हो गया है। और आने वाले समय में सीटों के इनके जो झगड़े भी और होंगे, और झगड़े होते होते सीट चुनाव आते आते ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और सर, अखिलेश यादव का बयान सामने आया बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए। उन्होंने कहा कि भाई जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते थे उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री तक ही समेट कर रख दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री बनने को तैयार है और सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं तो हमको तो उनका स्वागत करना ही चाहिए, और इसलिए हमने स्वागत किया है। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे? दूसरी तरफ हमने देखा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा अभी हालिया दौरे में थी छत्तीसगढ़ के। उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से हमने 33% आरक्षण देने की बात महिलाओं को की है, हम 11 में से 4 सीटें महिलाओं को देंगे। आप कितनी सीटें महिलाओं को देने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस उसको 9 दे दे, 11 दे दे, उनको पाने के लिए कुछ है नहीं, केवल खोने के लिए है। और कांग्रेस को जीत करके आनी नहीं है। इस बार 11 के 11 सीट बीजेपी जीतेगी। उसका कारण है कि 50 साल जो सरकार चलाए, लेकिन गरीबों के जीवन में झांक करके उन्होंने नहीं देखा। गरीबों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो परिवर्तन आना चाहिए, 45 साल 50 साल में कांग्रेस को फुर्सत नहीं मिली और उनकी वही दुर्दशा रही, वही व्यवस्था रही। लेकिन 9 साल 10 9.5 साल में मोदी जी ने बता दिया कि यदि सरकार चलाएगी तो उन्होंने कहा ये गरीबों की सरकार होगी, ये महिलाओं की सरकार होगी। उन्होंने 5 बिंदु पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है। और वास्तविक में आप देख लें, मैं 4-5 आंकड़ा गिनाना नहीं चाहता, आपको बता देता हूं कि जो लोग बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे, आज 42 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुला है। लोग हंस रहे थे खाता खुलने से क्या होगा जीरो बैलेंस में। उतना ही नहीं, हम लोगों ने कोविड काल में महिलाओं को 5500 रुपए करके 3 बार भेजने का काम किया। और दूसरी बात, ये जो बात करते हैं कांग्रेस के लोग, तो उनके ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जब 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए पहुंचता है। ये कांग्रेस की सरकार में रही है और उनकी स्वीकारोक्ति है। लेकिन आज मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो हितग्राही को 100 के 100 रुपए मिलते हैं। ये मोदी जी की गारंटी है। और आज मैंने जो चर्चा किया कि चाहे उनके जो मिनिमम सुविधाएं की बात करें, भोजन से लेकर के, मकान से लेकर के, अनाज से लेकर के और रसोई गैस से लेकर के शुद्ध पेयजल पानी उनके घर में कैसे पहुंच सके, उनके इलाज की चिंता हम लोगों ने देखा है। मैं तो पहली बार जब विधायक बना तो हम लोग के पास ज्ञापन लेकर के आते थे कि साहब मेरे भाई का तबीयत खराब है, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है। जब ये 5 लाख का कार्ड बना है, अब किसी को हाथ फैलाने की कहीं जरूरत नहीं है। स्वाभिमान के साथ अस्पताल में जाते हैं और अपने परिवार का इलाज कराते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को ही लोग वोट देंगे। और मैं तो ये कह सकता हूं कि विधानसभा में हमको जो वोट मिली है, उससे ज्यादा बहुमत के साथ में हम लोग जीत करके आएंगे। मतलब जितने विधानसभा में हम लीड किए हैं, उससे ज्यादा विधानसभा में हम लोकसभा में लीड करेंगे और विशाल बहुमत के साथ में हम जीत करके आएंगे। 2 कारण है, मोदी जी की विश्वसनीयता एक, और दूसरी प्रदेश सरकार जिस प्रकार से हमारी काम प्रारंभ की है, ये लोगों का विश्वास है कि जो इन्होंने कहा है वो करेंगे।
तो आज हम जनता के बीच में जाने के लिए हमारे पास में हाँ। मुद्दे की कमी नहीं है। हम्म। हम उनके बीच में बात रखने के लिए हमारे पास में बहुत सारी बातें हैं। हम्म। जो उनको लाभ मिला है हितग्राहियों को, हाँ। उनके साथ में जो मिलने वाले हैं, हाँ। ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर के जाएंगे और जनता स्वीकार करेगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, बस राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं इसी वजह से बार बार। देखिए, कांग्रेस में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो विश्वसनीयता की संकट है उनके सामने में, और हमारे सामने में मोदी जी की गारंटी है, जिसको पूरे देश के लोग मान रहे हैं। ये 3 चुनाव में क्या हुआ, 4 चुनाव में स्थिति, 3 चुनाव जो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, आपके एग्जिट पोल ने भी दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस के लोग इतना भी प्रतीक्षा नहीं किए, मुख्यमंत्री की लड़ाई में भिड़ गए काउंटिंग के पहले। ये उनकी स्थिति रही है। लेकिन जो तीनों प्रदेशों के जो चुनाव हुए, उस पे हम लोग को बार बार प्रश्न आया, चेहरा कौन होगा, आपके मुद्दे क्या होंगे, आपके पास में मुद्दे नहीं है। हमने कहा कमल फूल हमारा चेहरा होगा और हमारे मोदी जी गारंटी होगी, और मोदी के गारंटी ने कमल फूल को लोगों ने चुन लिया। तीनों प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई। अच्छा सर, मुख्यमंत्री के नाम में आपका नाम भी बड़ा शामिल था, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ नेता हैं। मेरे को पत्रकार लोग, हाँ, साथी हमारे पूछे थे कि आप मुख्यमंत्री के दौड़ में हैं, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं हूं मुख्यमंत्री के दौड़ में, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौड़ में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा था कि 5 मिनट के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डिसाइड होंगे, एक बार बहुमत आने दीजिए। और कार्यालय में हमारी बैठक हुई, 5 मिनट के अंदर में डिसाइड हो गया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। और जो मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय हमारे मंत्री रहे हैं, सांसद लगातार रहे हैं, विधायक लगातार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का अनुभव है, और बहुत अच्छी हमारी सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में। हमने एक आदिवासी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, जो लगातार लोग ये चाह रहे थे कि किसी आदिवासी के हाथ में कमान आए, और कमान कांग्रेस तो नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने ये कमान दिया है। बिल्कुल। देखिए सर, चुनाव से पहले इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कार्यक्रम किया था, मंच रायपुर में हमने कार्यक्रम किया था, और जो भी बीजेपी नेता आए थे जीत का दावा वादा कर रहे थे। और हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी चेहरा, जब छत्तीसगढ़ की बात होती है आदिवासी चेहरा, अब आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बन चुका है। आदिवासियों के लिए अब क्या कुछ योजनाएं लाने की प्लानिंग कर रही है सरकार? लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे उनके उठाए जाएंगे और उससे पूरे किए जाएंगे? देखिए, आदिवासी समाज जो एक बड़ा तबका छत्तीसगढ़ में है, 32% आबादी है, और इस 32% आबादी के लिए हमारी जब सरकार थी, तो हम लोगों ने उसके लिए जो उस समय जो शोषण होता था, वन उपज, खास करके इमली हो गए, इमली के बाद में आपके जो चिरौंजी हो गए, बाकी चीजों का जिस प्रकार से शोषण किया जाता था, तो सबसे पहले सपोर्ट प्राइस हमारी सरकार में तय की गई, और तय करने के बाद में उनको लाभ मिलना शुरू हुआ। इस बार हम लोगों ने तेंदुपत्ता तोड़ने वाले के जो ये बंद कर दिए थे, चरण पादिका अन्य सुविधाएं, हम वो भी दे देंगे। उसके बाद में हम 5500 रुपए उनका जो मानक बोरा है वो देंगे, और लाभांश का भी वितरण उनके बीच में किया जाएगा। क्योंकि हमारे सरगुजा और बस्तर की बात करें तो धान के ऊपर वो आधारित नहीं है, बहुत सारे हमारे वन उपज है, चार, चिरौंजी, महुआ से लेकर के तेंदुपत्ता से लेकर के, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि जिसके ऊपर आश्रित रहते हैं। उनका सपोर्ट प्राइस जो तय होना, सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना और उसके ऊपर में लाभांश देना, एक बड़ी योजना उनके लिए है। दूसरी बात, जो कनेक्टिविटी, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो या आपके ऑप्टिकल फाइबर लगा करके उनको तकनीकी सूचना से हो, कि उनके तक सारी बातें पहुंच सके। नए स्कूल खोले जाना, वहां पर पोटा केबिन का स्थापित किया जाना, बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में, हम पिछले बार भी सरकार में जो प्रयास खोले थे, उस प्रयास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और इसके बाद में दिल्ली में हम लोगों ने एक हॉस्टल बनाया कि जो आदिवासी बच्चे जिनका अच्छा परसेंटेज आ रहा है, आईएएस, आईपीएस, आईआर और जितने भी उसमें, उसका कोचिंग ठीक से हो जाए, चाहे वो रेलवे में हो, डाक में हो, अन्य में जिसमें भी हो, तो कोचिंग हो जाए। इसके लिए फ्री में उनको रखना, भोजन की व्यवस्था करना और कोचिंग कराना। और आज इस बात की हमें खुशी है कि हमारे दूर, मतलब दंतेवाड़ा,
हम्म जहां नक्सली का गढ़ कहा जाता था, हम्म वहां से भी बच्चे हमारे अब अधिकारी बनकर के निकलना शुरू हो गए हैं। हम्म ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा शुभ लक्षण है। अच्छी बात है सर कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार ये महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आपके देखिए लगातार बयान सामने आते थे कि कांग्रेस ही प्रदेश को अपराध का गढ़ बना रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपकी सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है? देखिए, जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है, चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही थी, हम्म मुझे लगता है कि 80% उसमें कमी आई है। आए दिन सवेरे पेपर उठा करके देखते तो किसी ने किसी को चाकू मारा, कोई शादी में गए पैसा मांगे नहीं दिए, कोई शराब पीने के लिए पैसा मांगे, कोई और किसी के लिए मांगे। ये चाकूबाजी की घटनाएं में जो दूसरी जो अनाचार की घटनाएं लगातार हो रही थी, हम्म उस अनाचार की घटना में भी जी अभी जो सरकार आने के बाद में उसमें अंतर दिखाई दे रहा है। हम्म और खास करके जो कांग्रेस के राज में कि लोग घर से सवेरे निकलते थे हम्म और रात को जब तक वो घर ना आ जाए, लोग ये महसूस करते थे कि जब तक ना आए वो सोए ना, पता नहीं वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। दुकान में बैठे हुए हैं, व्यापारी को बंदूक से चलाकर लूट करके उसके सामान को ले गए, ज्वेलरी को ले गए। इस प्रकार की जो गतिविधियां हम्म जो चालू हुआ था, ये गतिविधियां जो जारी थी, वो गतिविधियों में रुकावट आएगी और निश्चित रूप से जो कानून है वो अपना काम करेगी। कभी भी कानून का राजनीतिकरण, पुलिस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम्म और पुलिस का यदि राजनीतिकरण जो सरकार करेगी हम्म तो आपके चोर उचक्के डकैत के हौसला अफजाई होगी और उनके बढ़ेंगे। इसलिए पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। फिर सर कांग्रेस इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है कि भाई जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं बीजेपी ने उसे अपनी जेब में रख लिया है? सरकारी एजेंसी स्वतंत्र है, काम करने का अधिकार है। अब जहां जा रहे हैं, जहां खोद रहे हैं वही खजाना मिल रहा है, तो अपन क्या करें? 5 साल में ऐसा उन्होंने बोया है कि जहां खोद रहे हैं वही खजाना मिल रहा है। तो जनता का खून पसीने का पैसा यदि आप लूट खसोट करोगे तो ईडी कार्रवाई तो करेगी ना। तो कार्रवाई करेगी तो घबराने की क्या जरूरत है? यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो ईडी को कार्रवाई करने दीजिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। ये अति जब हो गया तो सूचना स्वाभाविक रूप से जाती है और जाएगी तो कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे क्या कहेंगे सर? देखो, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जी पहुंचने वाली है के वो। न्याय यात्रा अपने पार्टी के लोगों के लिए न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो देश की जनता के क्या न्याय करेगी? 50 साल सरकार उनकी रही, लेकिन लोग भूखे रहे और भूखे रहने के कारण में जो अनाज पड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को भी एक निर्देश जारी करना पड़ा था कि अनाज सड़ रहे हैं लेकिन लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है। ये कैसा न्याय किया उन्होंने? 50 साल सरकार चलाने के बाद में गांव में सड़कें नहीं बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो गांव में सड़कें बनी हैं। कभी ये कहा जाता था कि जो रसोई गैस है और टेलीफोन है ये केवल विलासिता के प्रतीक है, बड़े आदमी का सिंबल है। आज गांव में जो पैंट पहनना नहीं जानता उसके हाथ में भी मोबाइल दिखेगा आपको। नाक पोंछना नहीं जानता उसके हाथ में मोबाइल दिखेगा। ये पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी किए हैं। तो ये अन्याय, एक्चुअल में उन्होंने अन्याय किया है, इस देश के जनता के साथ में अन्याय किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आजादी के हम 75 गणतंत्र बनाए हैं, लेकिन 75वें गणतंत्र बनाने के बाद में आज अमृतकाल हमारा जो चल रहा है जी। मोदी जी यदि तेजी के साथ में ये काम नहीं करते तो आज भी लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलता। जिस प्रकार से आपके नेशनल हाईवे का सड़कों का निर्माण हो रहा है, आपके पहुंच नजदीक हो रही है, दूरियां कम हो रही हैं, उसके साथ में आम लोगों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, ये कांग्रेस ने जो अन्याय किया था उनको न्याय दिलाने का काम किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए उनके न्याय यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके परिवार ने, जिनके पार्टी ने पूरे जीवन भर जनता के साथ में अन्याय किया है, ऐसे अन्याय करने वाले को इनके न्याय यात्रा शोभा नहीं देती
और न उसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाली है। क्योंकि सर आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और इंडिया न्यूज की तरफ से रामराज का कॉन्क्लेव भी किया गया था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से देश में क्या बदलाव आने चाहिए, गांधी का भारत, रामराज की परिकल्पना जो है वो कैसे साकार होगी और अब किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, सब लोग सुखी रह सके, इसको लेकर क्या आपको लगता है किस तरह के कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत है, कानून व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं आप बीजेपी के, और ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र और हैं जो अछूते हैं, जिन पर और सरकार को काम करनी चाहिए, आपकी सरकार को। देखिए, रामराज की जो कल्पना को जो साकार करने की बात है, तो मैं त्रेता युग में तो पैदा नहीं हुआ था, इसलिए रामराज्य को देखा नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है, लेकिन मैंने सुना है कि एक गरीब है, उसके गरीब के घर में भी चांदी का जेवर उसके घर में मिला है। एक गरीब है, उसके खाने के लिए भी अनाज उनके घर में रही है, और लोगों को भगवान राम ने न्याय दिया है। आज उस काम को मोदी जी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से बड़े संख्या में लोग पलायन करते थे परिवार के साथ में, और ये छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। बिहार के लोग पलायन करते हैं, उड़ीसा के लोग पलायन करते हैं, और हम जब पंजाब और उधर की बात करते हैं तो वहां के लोग विदेशों में जाते हैं, पलायन करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आजीविका के लिए जाना, आजीविका के साधन वहां पर उनको उपलब्ध हो सके। लेकिन राम राज्य की कल्पना की यह है कि काम सबको करना पड़ेगा। यदि वो रामराज में ये बैठे रहेंगे कि मेरे घर ला करके मुफ्त में कोई दे, मुझे कोई काम करना नहीं पड़ा, तो ये कल्पना करेंगे वो उचित नहीं है। हाँ। कल्पना ये है कि उनके लिए खाने की अनाज हर व्यक्ति के घर में होनी चाहिए, हर व्यक्ति का मकान होना चाहिए, हर व्यक्ति की इलाज होनी चाहिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यदि ओल्ड मैन है उनके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एक परिवार की सुविधाएं या एक व्यक्ति को चाहिए, वो सुविधाएं की तरफ मोदी जी बढ़ रहे हैं, और रामराज की कल्पना यही है कि सभी सुखी रहे। बिल्कुल, हर वर्ग सुखी हो, ये परिकल्पना है रामराज की। और धर्मलाल जी, आप हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में आप जुड़े, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे मंच पर रखी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँ।